क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक कंपनी जो लगातार इन्वेस्टर्स को परेशान कर रही है और लास्ट वीडियो के कमेंट सेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लीन साइंस के ऊपर था कि इसका एनालिसिस कीजिए। तो इस वीडियो में बिजनेस मॉडल से लेके फंडामेंटल और फंडामेंटल से टेक्निकल के साथ में कंप्लीट इसका कंपैरिजन करेंगे कि पास्ट में जब ऐसी चीजें हुई है तो क्या वहां पर उन स्टॉक्स में देखा गया है। कंप्लीट एनालिसिस होगा, वीडियो में टिके रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशनल कंटेंट के लिए, नॉलेजफुल कंटेंट के लिए और हमारी लर्निंग के लिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं आपको भारी नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल योर कैपिटल कैन बी वाइप्ड आउट हियर। सो इस बात का ध्यान रखना है और ये डिस्क्लोजर मैं हर वीडियो में आपको देता रहूंगा। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा यूट्यूब कैसे लोगों के वीडियोस धड़ल्ले से डिलीट कर रहा है। द रीजन इज वेरी सिंपल, आपको डिस्क्लोजर बताना पड़ेगा, आपको चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, भले ही जनता उसे पसंद करे या ना करे। बिना समय गवाए चलते हैं क्लीन साइंस के ऊपर। सबसे पहले ये चार्ट हमारे सामने, इसको तो हम बाद में देखेंगे। यहां पर आते हैं, सबसे पहले क्लीन साइंस की चीजों को समझ लीजिए जो मैंने आपके समझने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग के लिए लगाई है। सबसे पहले ये समझिए क्लीन साइंस बिजनेस क्या करती है। अभी बहुत से लोगों को तो बिजनेस भी नहीं पता होगा, वो समझना है। फिर ये कैसे अपना काम कर रही है वो भी समझाऊंगा और साथ में ये भी देखेंगे कि आगे की सिनेरियो में क्या संभावनाएं निकल के आती है। सबसे पहले बिजनेस जो है वो कंपनी का परफॉर्मेंस केमिकल, एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल केमिकल का है और ये स्पेशलिटी केमिकल की कैटेगरी में आते हैं। कंपनी 2003 में स्टार्ट हुई थी और इसके प्रमोटर जो है वो काफी अच्छे हैं, काफी सॉलिड प्रमोटर है, ये हमें मानना होगा। अभी ये किस इंडस्ट्री को सर्व करती है, मतलब मानो इसके केमिकल जो है किस इंडस्ट्री को काम आते हैं, उसका एंड यूजर कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो परफॉर्मेंस केमिकल, एफएमसीजी और फार्मा केमिकल्स जो आएंगे वो यूज होंगे प्लास्टिक, पॉलीमर्स, कोटिंग इंडस्ट्री में, पेंट में, पैड्स में, जो सैनिटरी पैड्स या फिर आप कह लीजिए डायपर्स जो आते हैं उनके अंदर यूज होता है ताकि वहां पे क्लॉट्स ना बने और कुछ चीजें खराब ना हो। और फूड में, टायर में, पाइप में, पैकेजिंग मटेरियल में, एग्रोकेमिकल, फार्मा, मेडिसिन, कफ सिरप जो आती है उसके अंदर भी काम आते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, हम इतना इनडेप्थ तो नहीं जा रहे, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। कॉस्मेटिक्स में क्या, जैसे मानो वो सनस्क्रीन वगैरह नहीं आती, वो हम लगाते हैं कि हाँ भाई बढ़िया, तो उसके लिए फॉर्मुलेशन वगैरह जो चीजें होंगी वो स्पेशलिटी केमिकल के थ्रू ही आती है, ऐसे नहीं आती है। और ऐसे ही एक यूवी स्टेबलाइजर होता है, जैसे आपकी गाड़ी पे मान लो पेंट लगा हुआ है तो वो कलर नहीं उड़ रहा, या कोई प्लास्टिक की चेयर है उसका कलर नहीं उड़ना चाहिए, तो यूवी स्टेबलाइजर जो होता है वो उसके लिए काम आता है। आप मानो कोई जैसे ऑयल है, ऑयल इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट डलते हैं ताकि वो खराब ना हो। यानी कुल मिलाकर ये जो सारी चीजें वो काम आती है, वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग। और ये क्यों होते हैं, ये स्पेशलिटी केमिकल यहां क्यों काम आते हैं, ये प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं। परफॉर्मेंस या उसकी शेल्फ लाइफ आप कह सकते हो बढ़ाते हैं, इसलिए इन इंडस्ट्री को स्पेशलिटी केमिकल की जरूरत पड़ती है। तो वो इनको कौन देता है, वो देता है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बोलो बिजनेस मॉडल क्लियर, शॉर्ट एंड स्वीट। हम देखो कोई म्यूचुअल फंड हाउस को तो रिपोर्ट दे नहीं रहे हमारी, जो हम एकदम वो इन डेप्थ, वो नहीं होता प्रोफेशनल एकदम, जिसमें सामने वाला कोई वीडियो देखे तो उसे लगे देखो कितना इंटेलेक्चुअल आदमी है, प्रॉपर सिटिंग करके वैसे बता रहा है। वो काम तो हम कर नहीं रहे, हमें तो एग्जैक्ट जो रिटेलर है उसको समझाना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब समझो अभी की डेट में जो फॉल आई है उसका रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन तो है इसके पुअर रिजल्ट्स, जहां पे कोई भी तरीके से इन्वेस्टर्स को खुश करने वाले रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब खाली इसके नहीं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, खाली इसके नहीं, कोई भी केमिकल कंपनी जो है, जो स्पेशलिटी केमिकल में है, ज्यादातर के रिजल्ट्स खराब ही हैं। या फिर आप कह सकते हो 2022 वो जो रिजल्ट्स है, सिमिलर रिजल्ट्स आज की डेट में 3 साल बाद है, तो मार्केट ग्रोथ नहीं देखेगा तो वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे। यहां पे आओ, प्रमोटर्स ने अभी स्टेक सेल किया है, कह रहे हैं हमें तो हमारी वो फैमिली एस्टेट प्लानिंग करनी है इसलिए हमने बेचा है। हालांकि वो खरीदा म्यूचुअल फंड हाउसेज ने है और कुछ एफआईआईज ने भी खरीदा है, बट उन्होंने 24% से स्टेक सेल किया है। राइट नाउ दे आर स्टिल होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू। मार्जिन्स जो उनमें कॉन्ट्रैक्शन है इतने अच्छे नहीं है, लो ग्रोथ है, वैल्यूएशन आज भी हाई है, ऐसा मानना है मार्केट का, बट एक्चुअल में हम देखेंगे है कि नहीं है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस खराब हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी, देखो बाकी आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, आपका फंडामेंटल तो ठीक था कि हाँ आने वाले टाइम में आप कर लोगे जैसे तैसे, मैंने सबसे बड़ी चीज थी ये प्रमोटर्स का बेचना। इन्होंने कॉन्फिडेंस पूरा खत्म कर दिया इन्वेस्टर्स का, जिस वजह से रिस्क बना और रिस्क बनने के बाद में दिक्कत हुई है। अभी उसको भी हम समझेंगे, आइए यहां पर अब एक बार इसको आपका समझाता हूं। इसके प्रोडक्ट का यूज देखो कहां आता है।
जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, पहले ये थोड़ा सा चीज़ समझना, ये जो है इसके केमिकल्स है, परफॉर्मेंस केमिकल, जिसमें सबसे बड़ा है MEHQ। ये इसमें नंबर 1 है ग्लोबली नंबर 1 है, खाली इंडिया में नहीं। एक BHA जो कि कहाँ यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट इन फूड एंड फीड इंडस्ट्रीज, वहां भी ये ग्लोबली नंबर 1 है। AP के अंदर ग्लोबली है। TBHQ में सेकंड नंबर है ग्लोबली। HALS जिसके लिए इंडिया में और भी काम कर रही है, अपना कैपेक्स भी कर रही है, लगभग 300 से 350 करोड़ का है, एग्जैक्ट में फिगर नहीं लेके आया हूं, बट वो कैपेक्स कर रही है, तो उसके अंदर भी ये इंडिया में नंबर 1 है, नॉट इन ग्लोबल। अब ये तो हुए इसके परफॉर्मेंस केमिकल, यहीं से इसकी 70% से ज्यादा की रिवेन्यू आती है। फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट जो है वहां पे ये जो है 2 नंबर ग्लोबली है, ये जो इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, और इंडिया में 1 नंबर है। DCC जो है वो ग्लोबली 2 नंबर है, इंडिया में 1 नंबर है। अगर हम बात कर लें DHDT की, तो वो इंडिया में 1 है, और ये वेराट्रोल जो है वो उसके ऊपर कोई डिटेल हमारे पास है नहीं, लेकिन सीधा सीधा लिखा है अमोंग लार्जेस्ट इन इंडिया, ग्लोबली डिटेल नहीं है। ओवरऑल कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में इंडिया में लीडर है अपने जो सेगमेंट है उसके अंदर, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। FMCG में देखो वो सनस्क्रीन वगैरह जो होते हैं उनके अंदर नंबर 1 है ग्लोबली, और ग्लोबली यहां पर भी नंबर 1 आती है एनिसोल में। एनिसोल का प्रोडक्शन ये अपने लिए भी करते हैं, क्योंकि उसका कैप्टिव कंजप्शन होता है, खुद के लिए इन हाउस भी इनको काम में चाहिए होता है। पहले बाहर से आता था, अब तो ये खुद भी अपना करने लगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर इसी कंपनी के मैनेजमेंट की अगर आप बात करो, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हम तो आगे की ग्रोथ देख रहे हैं। मैनेजमेंट तो 20, 21, 22% का भी जो रिवेन्यू गाइडेंस है वो दे रहा है, लेकिन उन्होंने तो पहले भी दिया था, मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वो बातें सही नहीं निकली है। अब आओ जरा बेसिक लेवल फंडामेंटल पे, देन चार्ट पे कंपैरिजन के साथ बताऊंगा कि आगे की संभावनाएं क्या, टोटल उसको समझना। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मजा पूरा आएगा, कंप्लीट एनालिसिस है। आ जाओ यहां पे देखते हैं बेसिक लेवल डाटा और फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं, और यहां पे इसको देखिए। मार्केट कैप 10,000 करोड़ की है, जो कभी 20, 25, 30,000 करोड़ के आसपास चली गई थी। स्टॉक का पी 37 का है। ROC ROE को देखते हुए पी इज गुड, पी अच्छा है, लेकिन खाली पी देख के हम ये नहीं पता कर सकते, क्योंकि आगे अगर ग्रोथ नहीं है तो यही पी महंगा हो जाएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 51% रही है, जो 75 थी, ये एक नेगेटिव चीज है। 24% उन्होंने बेच दिया है। डेट फ्री कंपनी है, दैट इज गुड, थम्स अप फॉर दैट। अनप्लेज होल्डिंग है, थम्स अप फॉर दैट। मार्केट कैप टू सेल्स 10 टाइम्स है, यानी इसको ऑलरेडी मार्केट ने काफी अच्छा प्रीमियम दे रखा है, ये हमें पता होना चाहिए। एक टाइम पे और भी ज्यादा थी। पैग रेशियो देखे तो एक्सपेंसिव निकल के आता है, यानी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है आज की डेट में भी। द रीजन इज ग्रोथ इज मिसिंग हियर। यहां पर आते हैं, एक बार इसको देखो। एवरेज पी रेशियो मार्केट ने आज तक जो एक्सेप्ट किया है, दैट इज नियर अराउंड 60 का पी रेशियो, और अभी ये कहां चल रही है, 40 के आसपास चल रही है। तो अपने एवरेज पी रेशियो तो आप नीचे हो, लेकिन मार्केट आपकी ग्रोथ को मिस कर रहा है। यहां पे वो रीजन है कि आप गिरते जा रहे हो। क्वार्टर्स पे आइए, यहां पे देखिए सितंबर 2024 में 238 करोड़ की आपकी सेल्स थी और 59 करोड़ का प्रॉफिट था विद 38% ओपीएम। यहां पर आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। 245 करोड़, 36% मार्जिन भी टूटे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। 55 करोड़ का आपका नंबर है। अब इसको कंपेयर करो, खाली क्लीन साइंस को नहीं, आप कोई भी केमिकल बिजनेस उठा के देखो, उसको 2022 के सितंबर के रिजल्ट से कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा आपको कि सिमिलर टाइप के रिजल्ट हैं या फिर वहां से खराब ही है, कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है। आपको मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे क्लीन साइंस जो है वो अपने स्पेशलिटी केमिकल किन किन कंपनीज को देती है। जैसे एक तो जर्मनी की कंपनी है, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो जर्मनी की कंपनी है, उसका शायद नाम है बेयर एजी, यस बेयर एजी नाम है। ये जर्मनी की कंपनी है शायद, जहां तक मुझे जानकारी है। इसको अपने प्रोडक्ट जो केमिकल है वो देती है। इंडिया में SRF को जा सकता है, शायद जा रहा होगा, अभी भी विनती को जा रहा है। आप इनके रिजल्ट उठाओ ना, इनके रिजल्ट उठा के देख लो, ग्रोथ कहां है, इनके रिजल्ट्स में नहीं है, तो क्लीन साइंस तो इनके ऊपर डिपेंडेंसी रखती है, तो यहां आनी ही नहीं है। ओके, सिंपल चीज है, समझ आई इतनी। अब यहां देखो, हमें ग्रोथ कंप्लीटली मिसिंग लग रही है। जो 2022 आप सितंबर में सेल्स कर रहे थे, वही आप यहां कर रहे हो, वो क्या कर क्या रहे हो भाई, है ना। तो ग्रोथ है नहीं। यहां पे आते हैं P&L के ऊपर, इसको समझो। आपकी 2022-23 की सेल देखो, 24 में गिरे। 25 की सेल्स देखो, आपका सेल्स बढ़ा, बट लुक एट द प्रॉफिट्स आपके वहां से डाउन हो गए। ओके, ट्रेलिंग 12 मंथ में देखो, आपकी सेल्स उतनी ही है, आपकी रेवेन्यू उतनी है, बट लुक एट द प्रॉफिट्स, आपके प्रॉफिट्स नहीं आ रहे। और मार्केट किस चीज का वैल्यूएशन देगा, प्रॉफिट्स का। चलो कोई बात नहीं, ये गिरावट नहीं आती, ये साइडवेज हो रखा होता है स्टॉक। गिरावट का रीजन क्या है, प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस जाना, वो सबसे बड़ा रीजन है। प्रमोटर्स ने बेचा है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलता है, और वो सबसे बड़ा रीजन है। उन्होंने जिस भाव पे भी बेचा है ना, दैट इज वेरी बैड। IPO लिस्टिंग करवा दी बढ़िया प्राइस पे, फिर ये करके आप अपना मतलब उस टाइम खा लिया प्रसाद बढ़िया से, आपने अपने IPO में भी बेचे और यहाँ भी आपने बढ़िया से प्रसाद तो ले लिया। इन्वेस्टर्स बोला बाला बेचारा फंस गया, और बहुत गलत किया उन्होंने।
अब वो चाहे उसको फैमिली एस्टेट प्लानिंग कहे, कुछ भी कहे, उसकी वजह से शेयर प्राइस में नेगेटिव इंपैक्ट है। वरना और भी है, विनती है, एसआरएफ है, वो गिर नहीं रही क्योंकि वो साइडवेज हो गई, भले रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल्स आर दैट स्ट्रॉन्ग ना यार, इसके भी फंडामेंटल्स वैसे स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ध्यान से इस चीज को समझो ना, यहां देखो कोई कंपनी जिसका 250 करोड़ का सेल हो, अगर वो 50, 60, 70 करोड़ का प्रॉफिट लाती हो, नेट प्रॉफिट, भाई साहब उसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल खराब नहीं है। द रीजन इज कि आपका प्रमोटर उसको कैसे ले जा रहा है, आपका मैनेजमेंट उसको कैसे ले जा रहा है, वो सेंटिमेंट कैसे बन रहे हैं। आप नेगेटिव पे नेगेटिव सेंटिमेंट बनाओगे तो बेचारा टूटेगा ही ना, फिर कहां तक उसका अंत होगा। यहां पे आइए इन्वेस्टर्स पे चलते हैं। यहां देखो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहां पे बेची, एफआईआईज ने इंक्रीज करी है, डीआईआईज ने भी इंक्रीज करी है, कुछ एक पब्लिक के पास गई है, हालांकि वो बिग प्लेयर्स है कुछ, उनके पास गई है। अभी भी लगभग 2.5 लाख शेयर होल्डर जो है यहां पे अपना वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको फर्स्ट टाइम दिखेगा कि इतनी बड़ी गिरावट हुई है, वरना 75% होल्डिंग थी। अब आइए एक बार चार्ट पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां लेते हैं, उसका पैटर्न नोट करना और फिर आगे की डिटेल देता हूं। चार्ट से पहले 1 मिनट और इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी रिवेन्यू देखो, परफॉर्मेंस केमिकल से 74-75% है, यानी मेजोरिटी वहीं से आ रही है। फिर फार्मास्यूटिकल से 16 और एफएमसीजी से लगभग 10% की। अब खाली इंडिया के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, चाइना से 20% है, इंडिया से 40%, अमेरिका से 18%, यूरोप से 15% और अदर कंट्रीज से लगभग 9% की रिवेन्यू कंपनी लाती है। अब टेक्निकल्स पे आते हैं। यहां समझिए टेक्निकल्स बोल क्या रहे हैं, उन चीजों को हमें समझना होगा। यहां पर आइए, पहले आप इसका जरा चार्ट एक बार समझ लीजिए कि चार्ट पैटर्न रहा क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। तो चार्ट पैटर्न हियर इज, यहां पर इसको लगाया, यस ये चार्ट पैटर्न है, नीचे आया, साइडवेज हुआ, उसके बाद में एक ब्रेकआउट और फिर उसको तोड़ के बॉटम तोड़ा है तो और नीचे जा रहा है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, ये जब ब्रेकआउट हो रहा था आई वॉज बुलिश, ओके आई वॉज बुलिश एंड बॉट सम शेयर्स। मैं यहाँ पे साफ साफ आपको बताता हूँ मैंने उस टाइम क्या किया था, शायद उसका वीडियो भी मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैंने यहाँ पे इसको देखा था। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से आपका एक डाउन ट्रेंड आ चुका है, बेस बिल्डिंग हो चुकी है एंड नाउ इट शुड बी रेडी फॉर द ट्रेंड कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। मुझे ऐसा लगा था, आई ऑल्सो एंटर्ड इन द कंपनी, बट मेरा स्टॉप लॉस था, वो गया यहाँ पे, आई एग्जिटेड एंड उसके बाद काफ़ी ऐसा लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए, ये ठीक ठाक कंपनी है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। बट देख लीजिए, प्राइस एक्शन इज द किंग, वो जो बोल रहा है उसको समझो। मेरा यहाँ पे जब निकला था एक ही मेंटलिटी थी, इसके ऊपर जाओगे तो वापस आ जाऊंगा, बट वो कलेजा चाहिए कि एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबके पास वो नहीं होता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम, आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, 5, 7, 10 साल का। मुझे आज 10-12 साल हो गए तो मुझे पता है कि चीज़ों को कैसे डील करना है, फिर भी हम मात खाते हैं क्योंकि भगवान यहाँ कोई नहीं है, सबसे गलती होगी। सो आई एग्जिटेड एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए अभी तक क्या हुआ है। अब ये जो पैटर्न आपको दिख गया, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स मैं आपको दिखाता हूं, जब जब ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर एक कंपनी, द कंपनी नेम इज गांधार ऑयल रिफाइनरी। यहाँ पे आइए, लुक एट दिस, यहाँ पे एक बार गिरावट आती है, गिरावट के बाद में बेस बिल्डिंग हुई। अब बेस बिल्डिंग के बाद में यहाँ ब्रेकआउट हुआ। हमारी उम्मीद यही होगी ब्रेकआउट होगा तो कि चलना चाहिए, लेकिन मार्केट जानता है ना चलेगा कि नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर एंट्रिंग बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज। तो उसकी वजह से यहां पे बुल्स आते हैं। ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, यहां बुल्स आते हैं, उसके बाद वो एक एसएल होता है, वो हिट हो गया तो बुल्स निकलते हैं। अब वहां पे सब बुल्स में ये कैपेसिटी नहीं होती, कई तो ऐसे होते हैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, लॉन्ग टर्म रखूंगा, तो उनको फिर मार्केट जो है वो समझाता है कि यू एंटर्ड लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, सो यू शुड बिहेव ऑलवेज एज पर द प्राइस एक्शन ना। वो जो नहीं करते फिर उनकी हालत ये होती है। तो यानी जब भी गिरावट आई, बेस बना, उसके बाद अगर बेस का लो टूटता है तो फिर उस स्टॉक में और मंदी आती है और काफी टाइम के लिए फिर वो खड़ा हो जाता है। एम आई राइट? मतलब एक करेक्शन भी करता है वहां से और फिर वो एक साइडवेज ट्रेंड में जाता है जहां वो प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन करता है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। आई एम taking you toward the second one. The company name is Idea Force Technologies Limited. Look at this, गिरावट, बेस बिल्डिंग हुई, इसमें ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, बुल्स तो यहां नहीं आए, लेकिन यहां पर ये तो क्लियर था कि ये सपोर्ट टूट रहा है बेस बिल्डिंग का, तो निकलो। किसी के पास होगा तो भी हम इमेजिन करते हैं बुल्स यहां से निकलते हैं और बेयर्स यहां हावी होते हैं। लुक एट दिस, उसके बाद क्या हुआ है, सिंपल है, चीजें समझ आ रही हैं, कोई डाउट नहीं, कोई शंका, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, चिंता, भय, दुख, तनाव, अवसाद, उन्माद, कुछ भी हो तो बता देना, ठीक है। होना तो नहीं चाहिए इतना। क्लियर है कि ये पैटर्न ऐसे बना। एक और दिखाता हूं, आओ। कोई भी कंपनी ले लेना, अगर उसने इस टाइप के फॉर्मेशंस करे हैं, प्राइस एक्शन विल स्पीक एवरीथिंग। पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना नहीं आए तो हम किसी को भी दोष दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। लुक एट दिस, टाटा, बेस बिल्डिंग, बेस का लो टूटा, टूटने के बाद आ जाओ भैया, जिसके पास था उस बेचारे का
पोर्टफोलियो फूटा, बढ़िया तरीके से फूटा, और देखो किस टाइप से फूटा है, समझ आया। तो ये चीजें ऐसे वर्क करती है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, द अनदर वन इज एक्यू लाइटिंग। यहाँ पे आइए, लाइटिंग नाम था इसका, टेक्नोलॉजी कर दिया क्या? अरे यार मेरे आईपीओ अलॉटमेंट आया था तब तो इसका नाम इक्यू लाइटिंग था, पता नहीं टेक्नोलॉजी कैसे हो गया, शायद नाम चेंज हुआ होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। नीचे आया, एक बेस बन रहा था, टूटा लो, और उसके बाद देखो क्या हुआ। ऑल्दो हमें ये पता चल गया कि यहां से स्टॉक जो है या तो टाइम वाइज या प्राइस वाइज गिरते हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि वो दोनों ही तरीके से टाइम प्लस प्राइस दोनों ही करेक्शन करेंगे, और तगड़ा वाला करेक्शन वहां होता है। 6-12 महीने का टाइम पीरियड जो है वो ले लेते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है आफ्टर द ब्रेकडाउन आफ्टर द ब्रेकडाउन, ऐसा भी बहुत बार होता है। अब आइए इसका मंथली चार्ट देखिए, एक बार जरा ध्यान से उस चीज को समझिए। एक गिरावट, बेस बिल्डिंग, टूटा, टूटने के बाद यहां पर यह हालत है, मतलब वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट इवेंचुअली दैट वुड नॉट बी एन सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये हमें ध्यान रखना है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे या तो टाइम वाइज या प्राइस वाइज रुकना पड़ेगा। सो हियर वी कैन सी, यहां एक इंटरेस्टिंग चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये जो जोन है ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट था, ठीक है। पहले क्या था, एक बहुत बड़ा सपोर्ट एक्ट कर रहा था, वैसे तो ये भी है, हम ऊपर वाले को लेते हैं अप्रोक्सीमेट ₹1300, यानी कि इन फ्यूचर जब भी अगर मानो ये बिना बेस बिल्डिंग या बिना करेक्शन नीचे करे सीधा ऊपर आता है, सो 1300 वुड बी अ रेजिस्टेंस, ये हमें ध्यान रखना होगा ऑन द मंथली चार्ट, ये हमें पता चला। क्लियर? आइए एक बार चलते हैं। चांसेस तो यही है कि अभी शायद पेन जो है वो थोड़ा सा और हो सकता है, क्योंकि कोई बाउंस बैक भी आएगा ना, उसमें भी बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो थोड़ा सा रुकेंगे और वेट करेंगे। यहाँ पे वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, यहाँ इसको देखिए जरा, वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ स्टोरी कर रहा है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। हाँ, ये ध्यान रखना है, ओवरसोल्ड लग रहा है, लुकिंग एट दिस ओवरसोल्ड लग रहा है, तो यानी कि कुछ रिलीफ आ सकती है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि कोई बड़ा यहां से ट्रेंड रिवर्सल होके कुछ काम हो जाए, उस टाइप का सिनेरियो ऐसे चार्ट पे नहीं नजर आता। क्या मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है? आंसर इज नो। मेरी तरफ से क्या है, ये एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, नॉलेजफुल कंटेंट है, किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन रिमाइंड करा दिया है ताकि किसको पता चल जाए, समझ गए ना। आगे चलते हैं, आओ डेली चार्ट पे। अब इसको एक बार और नोट करो, ये डेली चार्ट पे, अब आप ध्यान से देखो, ये एक ओवरसोल्ड जोन टाइप की सिचुएशन है जहां पे ओवरसोल्ड हो चुका है। तो ये ओवरसोल्ड तो हो चुका है, इसका मतलब ये होगा साइडवेज अब हो सकता है, उसकी संभावनाएं ज्यादा हो सकती है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि कोई बुलिश मूव आएगा। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, यहां समझा, यहां देखो क्या था, यहां पर अभी जो है रिसेंट ट्रेंड में देखो बेयर्स का ट्रेंड जो है वो कैसा है। बेयर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बुल्स थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करते हैं ऊपर लाने का, तो बेयर्स उसको नीचे काट के और नीचे ले जाते हैं। इसका मतलब बुल्स का अभी जो विजन है वो हाई है और बुल्स की ग्रिप जो है वो स्ट्रांग है, सॉरी बेयर्स की ग्रिप जो है वो स्ट्रांग है और बेयर्स का विजन जो है वो हाई है। जब तक बेयर्स का अटैक नलीफाई नहीं होगा, बेयर्स का अटैक नलीफाई कैसे होगा, एक बढ़िया बुलिश मूव चाहिए, वो यहां से आए या कभी भी आए मुझे नहीं पता, एक बढ़िया बुलिश मूव ऐसा चाहिए, ठीक है। फिर चाहिए एक करेक्शन, एक बढ़िया वाला करेक्शन, यानी ये क्या था, दिस इज बुल्स अटैक, ओके, बुल्स का अटैक था। फिर ये क्या है, ये है बेयर्स अटैक, ये इतना चाहिए। फिर जब बुल्स इस बेयर्स के अटैक को यहां नलीफाई कर देंगे, यहां नलीफाई करेंगे, तो दैट वुड बिकम एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड देयर आर हाई चांसेस कि यहां से ट्रेंड बन सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की और भी चीजें हमें देखनी होगी, बट किसी को नहीं आता देखना, सिंपल ये चीज देख लेना तो भी आप काफी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी बाय सेल मत करना वरना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। सो क्लीन साइंस को लेकर ओवरऑल विजन क्या निकल के आता है, विजन ये निकल के आता है कि यहां पर हमें ये सोचना है कि यहां पे बुल्स आएंगे क्या, हम बात करते हैं फ्रेश स्विंग बुल्स की, कि वो आएंगे क्या, फ्रेश स्विंग बुल्स क्या वो आएंगे यहां पे, द आंसर इज नो। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, नो सेटअप, सेटअप मिसिंग, क्या है, सेटअप मिसिंग है। जो टेक्निकल देखते हैं क्या यहाँ पे फ्रेश, यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल देख के जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो आएंगे क्या, टेक्निकल इन्वेस्टर्स आएंगे क्या, आंसर इज नो सेटअप मिसिंग, ठीक है। अब एक बात करो, यहां पर कौन लोग जो होंगे वो यहां पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो समझो। तो जिन लोगों ने यहां पर इस जोन के अंदर जो है वो ले रखा था, वही लोग ज्यादातर इस लाइन के नीचे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करे हैं। क्यों क्रिएट करे हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हिला है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कि यहां से निकल के दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पता है कौन नहीं बेच रहा, वो लोग नहीं बेच रहे होंगे, वो बुल्स नहीं बेच रहे जो बुल्स यहां से एंटर्ड है, उनसे अब नहीं बिकेगा, उनके कलेजे से बिकने से भी रहा, वो नहीं बिकने वाला उनका, और सार भी नहीं है देखो उनके लिए कोई। क्लियर हुई ये चीज, तो हमें ये चीज नोट करनी है कि बुल्स की वापसी अभी नहीं हुई है, तो किसी भी टाइप से हमें बुलिश मूव की जो इमेजिनेशन है वो नहीं बनानी चाहिए, एंड वी शुड वेट। हमने देख लिया है कि किस टाइप के पैटर्न्स रहते हैं, किस टाइप की संभावनाएं रहती है, सो इट विल टेक टाइम। इवेंचुअली द फंडामेंटल्स आर नॉट दैट बैड, फंडामेंटल्स आर नॉट बैड,
ग्रोथ इज मिसिंग, दैट्स द रीजन। एंड प्रमोटर्स ने यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो बिगाड़ दिए हैं, ये रीजन है कंपनी के गिरने का, ये गिरावट का रीजन है। इवेंचुअली 6 to 12 मंथ्स अभी लगता है कि साइडवेज और डाउन ट्रेंड के अंदर कंपनी रह सकती है। उसके बाद में यहां पर देखा जाएगा कि किस तरह से चीजें निकल के आती है। इसको मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं, 6 से 12 महीने आप कम से कम मान के चलिए कि प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो रह सकता है ओवरऑल। फिर भी ये जो एक लेवल है मैं आपको फिर से लगा देता हूं, जो हमने मंथली चार्ट पे देखा था 1300, अगर हम उसी को यहां पे वीकली चार्ट या डेली चार्ट पे देखें तो एटलीस्ट 1260 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर आता है तो भी रिव्यू किया जा सकता है। ऊपर कब आए, मानो ये नीचे ऐसे कंसोलिडेशन ना करके सीधा यहां से ऐसे निकलने की कोशिश करे, देन अगेन रिव्यू किया जा सकता है। मुझसे कोई पूछे कि अभी की डेट में व्हाट यू थिंक, आई डोंट थिंक एनीथिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। सीधी बात यह है कि अगर मुझे कोई बुल होने के नाते पूछ ले कि यहाँ पे कुछ बुलिश मूव के चार्ट पे इंडिकेशंस है क्या, तो द आंसर इज वेरी क्लियर नो। क्या ये मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट होगा, आंसर इज वेरी क्लियर नो। क्या ये मेरी इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट का पार्ट है, आंसर इज वेरी क्लियर नो। मैं सेटअप का बात कर रहा हूँ, सब कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ, तब आंसर है नो। अब कोई ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं ना कि 60% 70% अपने हाई से कोई फंडामेंट ली जाता है तो फिर वो उसको एक्यूमुलेट करते हैं, वो अलग चीज़ है, उसमें टोटली डिफरेंट चीज़ है। सेटअप बेस्ड इन्वेस्टिंग, सेटअप बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग, सेटअप बेस्ड बुलिश मूव राइट नाउ मिसिंग है यहाँ पे, जिसका हमें ध्यान रखना होगा। तो इन सारी चीज़ों को नोट करिए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होगी अगर आप क्लीन साइंस को देख रहे हैं, और मैंने समझा भी दिया कंपनी कैसी है, कंपनी नहीं अच्छी है या खराब है, आज की डेट में क्या रीजन है इसके प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट होने के, तो वो सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है। अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी एनालिसिस मुझसे पर्सनली 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज डाल दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। आपको जो भी सीखना है उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं, और हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए हमारे नाम पे बहुत से फ्रॉड हो सकते हैं, तो इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर से संपर्क ना करें। इसी नंबर पे सिर्फ आप व्हाट्सअप मैसेज करें, हम कोई कॉलिंग किसी को नहीं करते, ना हमारी टीम कभी आपको कॉल करके बोलेगी कि हमारा ये प्लान है आप ले लीजिए, आपको इतना प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कभी किसी तरीके से हमारी टीम आपको ये नहीं बोलती है। तो अगर कोई हमारे नाम का मिस यूज करता है तो प्लीज ध्यान रखिए, इसी नंबर से आपको व्हाट्सएप मैसेज रिटर्न के अंदर कुछ हो तो ही भरोसा करना है, वरना नहीं करना है। अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।